नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो क्लास आपके लिए लेके आए हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि आज हम अलजेब्रा की चौथी क्लास के बारे में कम्प्लीटली एनालिसिस करने वाले हैं, जो क्लास है आपकी गुणनखंड पर आधारित प्रश्न। तो गुणनखंड करने पड़ते हैं, तो जो टर्म्स आपको दी जाती है, जो समीकरण आपको दी जाती है, उन समीकरणों को टुकड़े करके आपको गुणनखंड करने पड़ते हैं। इनकी जो डिमांड है एग्जाम में बहुत ज़्यादा है और इस प्रकार के प्रश्नों में द्विघात समीकरण भी काम आती है और टुकड़े करे जाते हैं। कई बार एक गुणनखंड पूछता है, कई बार सारे गुणनखंड पूछता है, मतलब जितने भी गुणनखंड होते हैं वो सारे भी पूछ लेता है। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन की जो डिमांड है एग्जाम में वो बहुत प्यारी और मज़ेदार है। तो काफ़ी इंटरेस्टेड रहे एग्जाम में, विभिन्न एग्जामों में अलग अलग वैरायटी के जो क्वेश्चन पूछे रहे एसएससी में, वो काफ़ी क्वेश्चनों को हम लेके आए हैं। अगर वीडियो आप एंड तक देखते हैं तो आज के बाद गुणनखंड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाता है तो मेरी गारंटी कभी गलत नहीं होगा दोस्तों, आप 100% सही कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम आपके सामने गुणनखंड पर आधारित प्रश्न, फैक्टर बेस्ड क्वेश्चंस। तो गुणनखंड पर आधारित प्रश्न कैसे होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, उसका कंप्लीट एनालिसिस इस वीडियो के माध्यम से अपन करने वाले हैं। तो चलो सुनिए, अपन बात कर रहे हैं अपन गुणनखंड पर आधारित प्रश्न। तो पहले समीकरण पहले क्वेश्चन में आपको दे रखी है x² - 15x + 36 के गुणनखंड होंगे। ये आपको दे रखा है आपके सामने, ठीक है। x² - 15x + 36 के गुणनखंड होंगे। तो देखो, इसके गुणनखंड करने के लिए आपको 15 के ऐसे टुकड़े करने पड़ेंगे आपको, जोड़ने घटाने पर तो 15 आना चाहिए और गुणा करने पर 36 आना चाहिए। ऐसा आपको करना पड़ेगा। देखो, तो अगर हमारा 12 देखो अपन करें आपके सामने तो 36 इस प्रकार से पॉसिबल होना चाहिए। तो 15 के ऐसे टुकड़े का 9 छंग ज़्यादा हो जाएगा, 54 ज़्यादा हो जाएगा। और अगर इसको जोड़ के अपन करें आपके सामने 18 दूनी, या वही पॉसिबल नहीं है, तो ऐसे टुकड़े करो जो 36 आ जाए आपका। जैसे 12 तिया 36, 12 तिया 36, क्यों 12 और 3 कितना होता है आपका, देखो 12 और 3 कितना होता है 15, और 12 को 3 से गुणा करने पर कितना आता है 36। अच्छा, ये 12 और 3 का आइडिया कहाँ से आया? कई बार क्या होता है कि ऑप्शन आपकी मदद कर देते हैं। अभी 12 और 3 का आइडिया यहाँ से मिल रहा है। देखो 12 3 12 3 12 3 मिल रहा है ना आइडिया 12 3 का। तो 12 3 का आइडिया यहाँ से मिल रहा है आपको। तो चलो इसको कैलकुलेट कर देते हैं अपन। तो इसको लिख देते हैं अपन 12 और 3 के रूप में। तो 12x - 3x है ना, -15x हो गया प्लस ये, और प्लस लिख दिया अपन 36। ये बिल्कुल सिंपल है आपके सामने, ठीक है। अब नोटिस कीजिए गौर से आप, मैं x कॉमन ले लेता हूँ आपके सामने। ये हो गया x - 12 प्लस, हाँ ले लिया अपन x कॉमन, यहाँ से -3 कॉमन ले लो, x - 12 ये हो जाएगा। x - 12 दोनों में ही है, तो x - 12 यहाँ से कॉमन आ गया और ये x - 3 आपका बच गया। तो यहाँ पर इसके दो गुणनखंड आ गए और आपसे गुणनखंड होंगे, मतलब गुणनखंड पूछे थे, जब सारे पूछे थे आपको सारे जवाब देने हैं। तो यहाँ पर जो दोनों गुणनखंड है वो ऑप्शन नंबर ए के अंदर है। क्लियरली आप दोनों गुणनखंड कर सकते हैं बिल्कुल सिंपली और काफ़ी इजीली। ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका, जो आसानी से किया। अगर नोटबुक लेके आप बैठे हैं तो नोटबुक में कॉपी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या वीडियो को पॉज करके भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि मज़ेदार क्वेश्चन आने वाले हैं जिनके लिए आपको इधर उधर देखने की जरूरत नहीं। कंप्लीटली विद काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 2 नोटिस करो, स्क्रीन पर गौर से देखिए, आप दिख रहा है आपको। 2x³ - 12x² + 18x के गुणनखंड करें। तो चलो गुणनखंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें जो कॉमन आ रहा है पहले वो कॉमन ले लो। जैसे मुझे लग रहा है कि इसमें 2x कॉमन आ रहा है, तो मैं 2x को बाहर निकाल देता हूँ। जैसे मैंने 2x को बाहर निकाला, उसमें x² बच गया आपका, और यहाँ पर 2x बाहर निकालने के बाद 6x बच गया आपका, और 2x बाहर निकालने के बाद यहाँ पर बच गया आपका 9, ठीक है। इस प्रकार से बच गया आपका, करेक्ट है। अब देखो 2x तो बाहर आएगी आपका। अगर हम 2x की बात करें, अगर अपना आंसर की बात करें, तो भैया आपको आगे सोल्व करने की जरूरत है नहीं मेरे हिसाब से, ठीक है। कैसे? क्योंकि 2x दिए गए विकल्पों में एक ही विकल्प में 2x दे रखा है। देखो जो विकल्प आपको दे रखे हैं, जो ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, उनमें एक ही विकल्प में बाहर 2x है, इसलिए ये आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल सिंपल। और करना चाहो तो दिए गए समीकरण को सोल्व कर ही सकते हैं अपन, बिल्कुल सिंपल सी बात है। सीखने के हिसाब से अगर करना चाहो, आंसर तो आ चुका है आपका, ठीक है, तो पॉसिबल है। सीखने के हिसाब से करो तो इसके टुकड़े कर दो, इसके टुकड़े हो जाएंगे 3 और 3 टुकड़े हो जाएंगे यहाँ पे। तो x² - 3x - 3x + 9 ऐसा कर सकते हो। फिलहाल भी सीख रहे हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से x बाहर निकाल दो, x - 3, यहाँ से 3 बाहर निकाल दो, x - 3, x - 3 बाहर निकाल दो, तो ये हो जाएगा x - 3 यहाँ भी आएगा और x - 3 यहाँ भी आएगा, तो x - 3 का होल स्क्वायर आ जाएगा। आप सोल्व भी कर सकते हैं दिए गए समीकरण को। नहीं भी करना चाहो तो पता तो चल ही गया था, तो जब पता चल जाए तो आपको आगे नहीं सोल्व करना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर, क्योंकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपना समय बताना है, और समय बचाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम जो भी हो रहे हैं वो सारे करने हैं आप, ठीक है भाई। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 आपका।
स्क्रीन पर जो अगला क्वेश्चन अगर आप नोटिस कर रहे हैं तो वह है आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कहता है, देखो सुनो, 18x³ माइनस 32x के गुणनखंड होंगे। तो अपन ने क्लियरली बोला 18x³ माइनस 32x के गुणनखंड होंगे। तो देखो गुणनखंड होंगे, पहले तो जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन लेना पड़ेगा। अगर 2x का भाग जा रहा है तो 2x का भाग लगा, तो 2x का जा रहा लगा देते हैं। तो यहाँ क्या बच जाएगा, 2x का भाग 9x², और यहाँ बच जाएगा 2x का भाग देने पर 16। ठीक है, अब देखो 2x तो बाहर आएगा, वैसे 2x 2-3 ऑप्शनों में, तो 2x का कोई रोल नहीं है अभी। अब यहाँ से इसको लिखता हूँ 3x का होल स्क्वायर, और इसको लिखता हूँ 4 का होल स्क्वायर। अब ये अलजेब्रा का सूत्र बन गया भाई a² माइनस b²। जब a² माइनस b² बन गया, एक बार तो आप प्लस में लिखते हैं और एक बार आप माइनस में लिखते हैं। एक बार आपने प्लस में लिख दिया और एक बार आपने माइनस में लिख दिया। तो एक बार तो हम प्लस में लिख ही सकते हैं और एक बार क्या में लिख दे, माइनस में। तो प्लस में और माइनस में लिखने की जो टर्म्स है आपकी वो दिख गई आपको इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी के अंदर। तो बिल्कुल सिंपल पॉसिबिलिटी है और काफ़ी इजीली अपन कर सकते हैं और काफ़ी आसानी से अपन कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका 2x 3x + 4 और 3x - 4। इस प्रकार से कंडक्ट अपन कर सकते हैं आपके सामने, बिल्कुल सिंपल है और काफ़ी इजीली। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद जो अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आप नोटिस कर रहे हैं, अगर आपको द्विघात समीकरण आती है और द्विघात समीकरण का यूज़ आप कर सकते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 को काफ़ी इजीली अपन कर सकते हैं। देखो, और काफ़ी आसानी से हो जाएगा। जो 4 नंबर आपको दिख रहा है, देखिए आप x² - 11x + 24 का गुणनखंड कीजिए। तो कर ही सकते हैं भी। तो देखो 11 के ऐसे टुकड़े करो का जोड़ने घटाने पे 11 आए और गुणा करने पर 24 आ जाना चाहिए। तो ऐसे टुकड़े जो हैं वो कितने हो जाएंगे आपको, देखो अपन गुणा करें कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, अपन कोई दिक्कत नहीं। जैसे 8 लिया, 8 या 24 हो जाएगा। तो अपन लिखते हैं 8x - 3x + 24 हो जाएगा। ठीक है, 8x और 3x हो जाएगा। तो 2 के जोड़े बन गए, 2 का जोड़ा कंप्लीट है, 2 का जोड़ा कंप्लीट है। यहाँ से x बार निकाल दो, x - 8 आ जाएगा, और यहाँ से 3 बार निकाल दो तो x - 8 आ जाएगा। ठीक है, अब x - 8 बार निकाल दो इसमें, तो ये हो जाएगा आपका x - 3। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो x - 8 और x - 3 2 गुणनखंड हो गए। लेकिन फिलहाल मुझे लगता है कि इसने एक ही गुणनखंड पूछा है, इसलिए ऑप्शन में एक ही दे रखा है। तो आप जो मैच करें वो ले लो। x - 3 मैच कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए कर सकते हो, क्योंकि x - 8 तो किसी भी ऑप्शन में है नहीं। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 गुणनखंड पॉसिबिलिटी के अंदर। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 की प्रैक्टिकली पॉसिबिलिटी बन गई आपकी। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, गुणनखंड के सवाल है सारे जो अलग अलग एग्जाम के अपन लेके आए हैं, ताकि अगर एक ही वीडियो देख लिया आप तो गुणनखंड पर आधार सारे सवाल चुटकियों में कर सकें। तो चलो, तो इसका एक गुणनखंड पूछा है, तो भाई जितना पूछे काम उतना ही किया करो। तो ये अपन कह सकते हैं, यहाँ पर अगर कहें आपके सामने, तो देखो 27 है और यह होल स्क्वायर दे रखा है, स्क्वायर टर्म ए। तो अपन कह सकते हैं आपके सामने 9x का होल स्क्वायर हो जाएगा। किसका हो जाएगा आपका 9x का स्क्वायर। देखो जो टर्म्स आपको दे रखी है ये थोड़ी सी गलत है। अगर ये सही टर्म है देखो, तो क्यूब टर्म से देखो ऐसे ही यहाँ क्यूब कर दो, तब जाकर सही क्वेश्चन हो गए। तो ये हो जाएगा 3x3, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था इसका क्यूब है, और ये 5y का क्यूब है। अब इसका एक गुणनखंड निकालने के लिए आप जानते हैं a + b का होल क्यूब वाला सूत्र खुलेगा, और a + b का होल क्यूब वाला सूत्र खुलेगा, उसमें बाहर a + b आता है, और a + b आंसर हो जाएगा एक गुणनखंड, क्योंकि इसको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो आंसर हो जाएगा 3x + 5y आपका, बिल्कुल सिंपली। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5, बिल्कुल सिंपल और काफ़ी आसानी से। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है अपना, उसको भी नोटिस करो। बहुत प्यारा सवाल है और मज़ेदार लैंग्वेज का प्रयोग किया भी है। बहुपद दे रखा है x³ + x² + x - 3 का शून्य मान होगा। अब शून्य मान का मतलब होता है कि जिसका मान इनमें से रखने पर 0 आ जाए वही शून्य मान कहलाता है। ठीक है, जैसे किसी ने कहा सर 2 रख दो, तो 2 रखते हैं, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 12, और यह 2 रखते हैं, कितना हो जाएगा 2, आना तो शून्य आएगा ही नहीं, मुझे शून्य लाना है। ठीक है, और आगे देखो शून्य लाने के लिए -1 रखो, तो यह -1 आ जाएगा। अब -1 आ गया तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, आना तो, और यहाँ पर अगर आप करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो सब जगह माइनस आ गया, इससे भी शून्य पॉसिबल नहीं, तो शून्य आना चाहिए तभी तो पॉसिबल होगा। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो देखो शून्य पद का मतलब ये होता है कि कोई भी संख्या अगर हम रख रहे हैं तो उससे मान शून्य आना चाहिए। देखो अगर 1 रखे तो 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और ये भी 1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3। तो चलो 1 रख के देखते हैं, 1 का क्यूब, 1 का स्क्वायर, 1 और -3, ये 3 बार 1 हो गया,
तो 3 - 3 बराबर 0 हो गया। इसका मतलब 0 आ रहा है भाई 1 रखने पर। तो शून्य मान वही होता है जिसका मान रखने पर जो पूरी समीकरण वो 0 हो जाए। तो x बराबर 0 रखने पर इसका मान, x बराबर 1 रखने पर इसका मान 0 आ जाता है। तो शून्य मान होगा आपका 1 इसका। इस प्रकार से निकाल सकते हैं आप बहुपद के अंदर। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 को स्क्रीन पर नोटिस करो, बहुत प्यारा और मजेदार क्वेश्चन है अगर आप गौर से देखेंगे तो। x की पावर 4 - 256 x³ - 4x² + 3x - 12 और x² पर 7x मतलब 12 का सार गुणनखंड होगा। सार गुणनखंड का मतलब होता है जो गुणनखंड सब में निहित हो। अगर आप नोटिस करो तो इसको देखो पहले समीकरण को, तो इसको ऐसे लिखते हैं x² - 16 का स्क्वायर का है ना, x² - 16 का स्क्वायर है ना, तो x² का होल स्क्वायर कर देते हैं, दोबारा लिख देते। देखो तो अपन लिखेंगे x² का होल स्क्वायर लिख दो और यहाँ 16 का स्क्वायर लिख दो। ये पहले समीकरण आप देखिए, इसको सोल्व भी कर दो पहले आगे। तो एक बार तो प्लस में लिखो और एक बार माइनस में लिखो। तो एक बार तो मैंने प्लस में लिख दिया और एक बार माइनस में लिख दिया। अब ये तो आगे सोल्व होने से रहा, लेकिन ये तो सेम रहेगा, ये सोल्व हो जाएगा आपका। इसका मान एक बार तो प्लस में लिख दो x + 4 और इसका एक बार -x - 4 आएगा। तो ये तो अपन ने पहला वाला सोल्व कर दिया, ठीक है। अब आ जाओ इस पर दूसरे वाले पे। अगर दूसरे वाले की बात करें तो क्या रखने पे 0 आ जाए, वो आपकी पॉसिबिलिटी बन जाएगी इसमें, ठीक है। तो जैसे मान लो 4 रखो तो 0 आना चाहिए, तो तब x - 4 इसका एक गुणनखंड हो जाएगा। तो 4 रखते देखो, 4 का क्यूब कितना होता है 64 या फिर 64 और 4 रखो तो 12 - 12 मतलब 4 रखने पर 0 आ रहा है। मतलब कह सकते हो x - 4 इसका एक गुणनखंड है। x - 4 इसका क्या है, गुणनखंड है, क्योंकि 4 रखने पर 0 आ रहा है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा। याद रखिएगा जो रखने पर अगर 0 आ जाए तो वही उसका एक गुणनखंड होता है। तो इधर जाके अगर -4 रखने पर आता तो x + 4 होता है और 4 रखने पर आता तो x - 4 होगा, ठीक है। इस प्रकार से पॉसिबल है आपको, क्योंकि उधर जाके x बराबर 4 रखा है ना, इधर जाके माइनस का हो जाता है, तो x - 4 हो गया आपका। अब यहाँ भी समीकरण सोल्व करो, x² + 4x + 3x 7 कैसे टुकड़े कर दे, जोड़ने पर 7 आ जाए और गुणा करने पर 12 आ जाए, तो हो जाएगा x + 4 3 ले लिया x + 4, तो x + 4 बाहर निकाल दिया और ये हो गया आपका x + 3, ठीक है। तो x + 4 देखो, अगर पॉसिबिलिटी अपन करें आपके सामने तो देखो, तो इसके गुणनखंड की बात करें तो x + 4 इसका सार गुणनखंड हो सकता है ना, क्योंकि रखने पर आ रहा है पॉसिबल है, तो इसका एक गुणनखंड और बन सकता है आगे अगर समीकरण को सोल्व करें तो। देखो पॉसिबिलिटी बन रही है, x + 4 इसमें भी आ रहा है, अगर आप नोटिस करो x bar 4 इसमें भी आ रहा है, तो फिर यहाँ भी बनने के चांस बनते हैं, कहीं ना कहीं बन रहा हो। तो सार गुणनखंड होगा आपका x + 4, बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली, क्योंकि इसका मान रखने के बाद एक द्विघात समीकरण बनेगी इसमें, और द्विघात समीकरण को जब सोल्व करेंगे तो x + 4 कहीं ना कहीं आएगा आपका। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। सार गुणनखंड मतलब गुणनखंड सब में मिलना चाहिए, उसे बोलते हैं अपन सार गुणनखंड, ठीक है भाई। अब इसके बाद आगे देखिए और क्या हो रहा है। बहुपद 8x² - 6x + 10x + 3 को 4x + 1 से भाग देने पर भागफल 2x² + k आता है, जहाँ k बराबर है। तो देखो 4x + 1 से भाग दे रहे हैं इसको, अब 4x + 1 से भाग दे रहे हैं तो क्या मान बन रहा है आपको, 2x² + k प्राप्त हो रहा है। क्या प्राप्त हो रहा है बताओ, 2x² + k प्राप्त हो रहा है। तो आपको k का मान ज्ञात करना है। देखो तो देखो ये प्राप्त हो रहा है और ये आपको प्राप्त होना चाहिए, तो ये ऑप्शन आप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि k बराबर है तो k की वैल्यू अगर यहाँ पर रख दें आप और इसका भाग दें आप इस पर, तो फिर ये वैल्यू पुटअप मिल सकती है आप जो मान आपको चाहिए। तो भाग देना आपको आता ही है, क्योंकि ये जो समीकरण आपको दे रखी है 8x² नहीं 8x³ है, ठीक है, क्योंकि ये भाग विधि सोल्व होती है। तो मैंने लिखा आपके सामने देखो 8x³ - 6x² + 10x + 3 और भाग देना है आपको 4x + 1 का। तो पहले किसका भाग दोगे आप, पहले भाग देना पड़ेगा 2x² का, तो 2x² से गुणा करो उस टर्म को, तो 2x² को इस पूरी समीकरण से गुणा कर दो, तो 8x³ और इसको फिर गुणा करो तो 2x² हो जाएगा। ये चिन्ह बदल दो, चिन्ह बदलते ये कट जाएगा, ठीक है। अब क्या बचेगा आपका -8x² हो जाएगा, आगे का उतारो 10x और +3 हो जाएगा। अब इस संख्या लो जो गुणा करने पे आ जाए आपका, तो -2x लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा आपको, -2x, और -2x से इसको गुणा करोगे तो -8x² हो जाएगा, तो -8x² और ये -2x,
करेक्ट है। अब अगर आप करेंगे तो आगे कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये प्लस और ये भी प्लस, तो ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 12x + 3। क्या आ जाएगा आपका 12x + 3, ये आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे बताइए, किससे गुणा करें? तो आप गुणा कर दे 3 से, ये +3 कर दिया, 3 से गुणा कर दो तो 12x + 3 हो जाएगा। मतलब पूरी बार भाग चला गया आपका, 0 आ गया और ये भागफल ये प्राप्त हो गया। तो भाग देने पर भागफल प्राप्त हो रहा है 2x² + k, जहाँ k का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो 2x² तो ऐसे ही, और बाकी का जो मान बच रहा है k का मान है, बाकी जो मान बच रहा है काय का मान है, k का मान, क्योंकि भागफल यही प्राप्त हो रहा है आपका। तो k का मान -2x + 3 है। तो -2x + 3 किस में लिख रहा है देखिए आप, तो -2x + 3 इसके अंदर है आपका, -2x आगे पीछे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं बात। तो ये हो गया आपका -2x + 3। इस प्रकार से आप ऐसे क्वेश्चनों को कर सकते हैं। तो काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है और लैंग्वेज बहुत प्यारी थी क्वेश्चन की, तो काफ़ी इजीली अप्रोच कर पा रहे हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10 आपका। और अगला क्वेश्चन जो स्क्रीन पर आ रहा है इसको भी नोटिस करो गौर से, ये भी काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन मिल रहा है बहुपद px = px का मान दे रखा है आपको। देखो जहाँ पर घात में मिस्टेक हो जाए समझ जाओ कि कंटिन्यू घात है, ये 4 घात है, 3 घात है, 2 घात है, 1 घात है, ये है। तो जब x + 1 से विभाजित किया जाता है शेषफल 19 आता है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो x + 1 से विभाजित करने का मतलब है अगर x का मान -1 रख दो, इधर जगह माइनस हो जाएगा, -1 रख दो तो 19 प्राप्त होना चाहिए। तो ये करना है आपको, जहाँ x उसकी जगह -1 रख दो, तो -1 रख दिया, ये रख दिया, ये -1 की पावर 3 हो गया, ये 3 -1 का स्क्वायर हो गया, a -1 हो गया, है ना, 3a -7 और इक्वल टू हो गया आपका 19। ठीक है, -1 को 4 बार गुणा करते 1 ही आ जाता है, या -1 आएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, 2 आ जाएगा आपका, यहाँ भी +3 हो जाएगा आपका, माइनस प्लस हो जाएगा, a हो जाएगा, और ये 3 हो गया -7 = 19। अब आप नोटिस करो a कितना हो गया 4 है, ये कितना हो गया आपका 6 और -7 है ना, तो कितना हो जाएगा आपका -1 = 19। उधर जगह प्लस का हो जाएगा, तो 4a = 20 और a बराबर आ जाएगा आपका 5, क्योंकि आपसे a का मान ही पूछा था और a का मान निकल गया आपका 5। ये a की वैल्यू क्वेश्चन आ गया, मतलब a का मान आ गया आपका 5, जो बिल्कुल सिंपली और काफ़ी आसानी से कंडक्ट कर दिया अपन ने, आसानी से हो गया आपका। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9 आपका। और स्क्रीन पर जो अगला क्वेश्चन आप नोटिस कर रहे हैं ये है आपका व्यंजक x² 2xy + y - x + y का गुणनखंड है। तो इसका गुणनखंड अगर आपसे पूछा है तो फिर देखो आपको कॉमन ऑफ टर्म्स देखनी पड़ेगी आपको इसमें। ठीक है, तो कोई भी टर्म है वो कॉमन होना चाहिए, और यहाँ से अगर मान लो 1 ले तो x + y कुछ न कुछ कॉमन आना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो देखो अगर इसकी बात करें अपन तो y और y क्या हो जाएगा आपका 2y, है ना, और या फिर ax² की जो टर्म है वो इसके बराबर होना चाहिए। तो अगर मान लो इसको गुणा भी करें अपन तो इसके बराबर होना चाहिए, तो ये y² होता तब जाकर होल स्क्वायर बनता है यहाँ पर, तब तक होल स्क्वायर बनना पॉसिबल नहीं। तो देखो यहाँ पर से अगर हम कॉमन लें तो यहाँ पर तो x कॉमन ले लें, जैसे मान लो यहाँ पर ले लिया, ये y और y क्या कर दो 2y कर दो पहले। ठीक है, कर दे, तो ये x² - 2xy + y और y 2y कर दो, तो 2y - x हो जाएगा। ठीक है, अगर कहें आपके सामने, और देखो यहाँ पर जो कॉमन है वो +1 के हिसाब से आ जाएगा, तो यहाँ से x कॉमन लेते हैं, मान लो सपोज बराबर, जैसे मैंने x बार निकाल दिया यहाँ से, और x बार निकाल देते हैं, क्या बचेगा बताइए आप, x - 2y, है ना, x - 2y। अब यहाँ से -1 कॉमन लो, तो -1 कॉमन लोगे तो यहाँ से क्या आएगा आपका, देखो -1 कॉमन लेते हैं, x आ जाएगा और माइनस का 2y आएगा। ठीक है, अगर आप नोटिस करो तो एक गुणनखंड आ गया आपका x - 2y और एक गुणनखंड हो गया आपका x - 1। ठीक है, तो x - 2y और x - 1 ये एक गुणनखंड हो गया आपका। अब देखो इसके टर्म्स की अगर बात करें मैं आपके सामने दे, तो इसमें जो ऑप्शंस दे रखे हैं उस हिसाब से दे रखे हैं। देखो जो कंडक्ट हो तो देखो अपन को इस प्रकार से नहीं दे रखा है, तो नहीं दे रखा है तो फिर ये जो गुणनखंड है, गुणनखंड यही है आपका, है ना, या फिर इसका मान रख के आप कर सकते हैं। तो ये आपका आंसर है जो ऑप्शन में आपको मिल जाएगा, या फिर गुणा करके कॉमन ले लो जो ऑप्शन में मिल जाएगा आप, नहीं तो फिर ये छोड़ सकते हो आप, ऑप्शन में ये भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद जो अगला क्वेश्चन आप नोटिस कर रहे हैं, है ना, वो ये है x⁴ का एक गुणनखंड होगा, x⁴ + x² + 1 का एक गुणनखंड होगा। अब देखो क्या रखे कि कॉमन लिए बना तो कोई चीज़ की पॉसिबिलिटी बनती नहीं, देखो ना, तब जाके अपन बढ़ा सकते हैं आपके सामने, इसका एक गुणनखंड आ सकता है। तो चलो देखिए आप कोशिश करते हैं।
कई बार देखो गुणनखंड पादत प्रश्न आता है ना, उसमें संख्या भी गलत हो जाती है। तो मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ शुरू में, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बन गया और प्लस 1 हो गया। ठीक है, तो अगर हम देखना चाहेंगे तो देखो अगर गुणनखंड भी बनेगा आपका तो टर्म्स भी बनेगी, तब भी पॉसिबिलिटी है नहीं देखो इनमें से कोई भी बनने की, क्योंकि बनेगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बनेगा और उसके अलावा कोई चांस बनते नहीं। तो आप आंसर दे सकते हैं इसका नॉन ऑफ दीज, और उसके अलावा किसी और सोल्व होगा नहीं, एक टर्म छोड़ रखी इसमें। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11। अब आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो क्वेश्चन नंबर 12 और आज का सबसे अच्छा क्वेश्चन और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आज का आखिरी क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ये कहता है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 और एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 का एक ओबेनिस्ट गुणनखंड होगा। अब ओबेनिस्ट का मतलब तो जानते हो कि जो कॉमन आ जाए वो ओबेनिस्ट होता है। तो पहले इसको सोल्व कर ले। 7 ऐसे टुकड़े करो जोड़ने पर 7 आए और गुणा करने पर 10 आ जाए। तो आप करो एक्स स्क्वायर 5 और 2 हो जाएंगे 5x और 2x प्लस 10, 2 के जोड़े बन गए आपके। तो x प्लस 5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा x प्लस 5। अब x प्लस 5 कॉमन ले लो, ये हो जाएगा x प्लस 2। ठीक है, अब यहाँ की बात करो आप, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 3 के टुकड़े कर दो आप, क्या हो जाएगा 5x प्लस 2x माइनस 10। यहाँ से x बाहर निकाल दो, x माइनस 5, यहाँ से 2 बाहर निकाल दो, x माइनस 5, x माइनस 5 इसमें भी है, x माइनस 5 इसमें भी है। तो x माइनस 5 कॉमन ले लो और ये x प्लस 2 होगी। अब ओबेनिस्ट गुणनखंड का मतलब जो दोनों में कॉमन आ जाए। तो आप दिख रहा है कि x प्लस 2 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो आप कह सकते हैं x प्लस 2 इसका एक ओबेनिस्ट गुणनखंड है। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। तो काफ़ी इजीली कर दिया अपन ने। तो गुणनखंड पादायत काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन अपन ने किए हैं आज की। अगर क्लास आपने देखी सब तरह के क्वेश्चन हो गए, सारे गुणनखंड, ओबेनिस्ट गुणनखंड, एक गुणनखंड और सारे गुणनखंड, सब तरह की पॉसिबिलिटी आपने देख ली है। अगर वीडियो पसंद आया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और अपने और दोस्तों को बताना था कि इसी प्रकार बेहतरीन क्लास हम रोजाना आपके सामने लेके आते रहे। दोस्तों धन्यवाद।